अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट फेयर्स। नाज़रीन, आज के अगर दिन की बात करते हैं तो आज तो ना सिर्फ जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हफ्ते का पहला दिन है, लेकिन अगर ख़बरों की जानिब देखते हैं तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो दो तीन ऐसी खबरें बहुत ज़रूरी थी जिनके ऊपर डिस्कस करना मैं ये समझ रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अहबाब के सामने भी जो है उनको जितना हम ज़्यादा आपके सामने रखेंगे उतना ही मेरे ख्याल में आपके लिए भी बेहतर होगा और हम लोगों के लिए भी बेहतर होगा कि दुनिया में और क्या कुछ चल रहा है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है उनमें से। अगर हम अपने हमसाया की बात करते हैं तो भारत को, जैसे कि आपको सबको पता है, बल्कि हमें हमें तो जो मालूम ही मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है इस बाबत कि मई के महीने में भारत को जो मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद भारत जो है अब पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ मुंह छुपाता फिर रहा है बल्कि हर जगह पे उसकी जग हंसाई भी होती जा रही है। एक वक्त ये था कि जहां पे मोदी सरकार और ख़ासतौर पे अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात करता हूं तो वो बार बार एक ही बात कहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर तो जब हमने शुरू किया है तो वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हम दुश्मन को निस्तो नाबूद ना कर दें। और उन्होंने बल्कि एक बहुत ही बड़ा एक डायलॉग जो था वो पूरी दुनिया के सामने रखा कि सिंदूर जो है वो मेरी रगों में दौड़ता है। और ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि जिन जिन खवातीन के सिंदूर उजड़े हैं उनका हमने बदला लेना है और जब तक कि हम बदला पूरा नहीं लेंगे उस वक्त तक हम ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म नहीं करेंगे। अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते की बात करते हैं तो गुज़िश्ता हफ्ते भी जो था वो भारत की जानब से ही इस किस्म के बयान आए जिसमें हमें यह बताया जा रहा था, पूरी दुनिया को वो ये बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी तरह उसी ज़ोरों शोर से जारी है जिस तरह उन्होंने मई के महीने में शुरू किया और पाकिस्तान से मार खा के वापस अपने अपने घरों में छुप गए। लेकिन आज न जाने क्या हुआ, आज उन्होंने एक नया ही जो था वो शो शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि जी हम ऑपरेशन महादेव के नाम से एक नया जो है उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। नाजरीन, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं आपको गोश गुजार करता जाऊँ कि जब ये मामला चल रहा था और ख़ास तौर पे जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने शुरू किया और पाकिस्तान उसके मुकाबले में बुनियादिन मरसूस का जो था एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसके बाद भारत को मुंह की खानी पड़ी थी, उस दौरान में ही हमारे जो थिंक टैंक थे और पाकिस्तान के जो बहुत सारे हमारे अहबाब थे उन्होंने मुसलसल और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं और इंडियन मीडिया के ऊपर, मेरे जैसे सहाफ़ी जो हैं, मेरे सहाफ़ी दोस्त जो हैं, वो इंडियन मीडिया पे जब बैठते थे और उनसे गुफ्तगू करते थे तो हमने उस वक्त भी उनकी एक बात जो थी हमने उस वक्त नोट की थी और ना सिर्फ नोट की थी बल्कि हमने बबांग दोहल ये बात दोहराई भी थी कि अब भारत की जेलों के अंदर वो गरीब मछुआरे, वो जो अपना मछलियां पकड़ने के लिए गलती से भारत में चले जाते हैं और वो जेलों में कैद हैं। इसके अलावा वो कुछ लोग जो कि किसान या कुछ ऐसे टूरिस्ट कह लें या रास्ता भूल के गलती से भारत के बॉर्डर में दाखिल हो जाने वाले लोग जो कि भारत की जेलों के अंदर कैद हैं और उनको अब कत्ल करने का उन्होंने प्लानिंग कर ली हुई है और उनका इल्ज़ाम जो है वो ये लगाएंगे कि ये वो आतंकवादी थे या आप ये कह सकते दरअंदाज थे जो कि पाकिस्तान की जानब से भारत के अंदर भेजे गए। और वो जो आज का जो ऑपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन महादेव की अगर बात करता हूँ तो वो बेसिकली ये वही है। इस पे अब बात करने के लिए हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया हैदर हयात खान साहब ने। हैदर हयात टीवी एंकर हैं, एक प्राइवेट चैनल पे अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ भारत जो नैरेटिव है उसको तोड़ना कैसे है, उसको पाकिस्तान के अंदर या इवन इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठ के जो उस पर जो उनके नैरेटिव की धज्जियां उड़ाते हैं, उसमें जो है वो आपका नाम जो है वो यकीनी तौर पे अगर हम लिखें तो काफ़ी ऊंचे नंबर्स के ऊपर होगा। हैदर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। अच्छा, जी जी हैदर, ये जैसे हम बात हुई थी और ख़ासतौर पे जब ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने शुरू किया था तो उस वक्त भी आप और मैं हम लोग यही बातें हो रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखने का मतलब क्या है। ज़रा इस पर ज़रा थोड़ी सी बात, ज़रा डिस्कशन पहले हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखें, जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर भी बताया कि पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो जिसकी प्लानिंग भारत में वजारत उज़्मा के दफ्तर में हुई जी, और उसको प्लान करने वाले भारत के कुछ 4-5 बड़े शैतान थे जिनमें नरेंद्र मोदी सर फहरिस्त था, उसके साथ अजित डोवल, उसके बाद जो है ये राजनाथ सिंह, अमित शाह और ये जो सारी टीम थी, इन्होंने इसको प्लान किया। और इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको रिपोर्ट किया जब पहलगाम वाकया हुआ कि क्यों वहां से होम मिनिस्टर के कहने पर जो पहलगाम जो जगह है, जो टूरिस्ट स्पॉट है, उससे सिक्योरिटी सीआरपीएफ की एक लेयर क्यों कम की गई थी। बुनियादी तौर पे
वो इसलिए कम की गई थी ताकि उन लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके जिन्होंने उन 26 लोगों की जानें लेना थी। और जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि हम लोग आगाज से ही ये बात कर रहे थे कि भारत की ये आदत है, पुरानी घटिया आदत है, घटिया रवायत है कि ये भारतीय जेलों में कैद या तो कश्मीरी जो नौजवान हैं उन पर इल्जाम लगाएंगे उनके फेक एनकाउंटर्स करके, और अदरवाइज जो पाकिस्तानी भारतीय जेलों में कैद हैं ये उन पर इल्जाम लगाएंगे। तो बुनियादी तौर पे वहां पर जो लोग मारे गए उसके बाद उसको इमोशनली एक टच देने के लिए इन्होंने उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। और समहाउ ये चीजें एक सर्टेन टाइम तक बिकी भी भारत में। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के साथ वो मुकाबला हुआ, हमारी फोर्सेस जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आमने सामने आई, हमारे जो शाहीन है जब वो फिजा में उतरे और उन्होंने जो भारतीय फिजाइया को मनो मट्टी तले दफन कर दिया, उनके गरूर को खाक में मिला दिया, उनके राफेल्स जो हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए, तो उसके बाद भारत के पास मुंह छुपाने की कोई जगह ना थी। और बावजूद इसके कि सीज फायर अनाउंस हो गया था, देखिए सीज फायर दोनों ममालिक की रजामंदी से अनाउंस हुआ था। उसमें अमेरिका का किरदार था, उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का किरदार था, उसमें सऊदी अरब का किरदार था, या उसमें हसन दुरानी या हैदर अफगान का किरदार था। बहरहाल दोनों ममालिक ने जिस वक्त सीज फायर अनाउंस किया तो दोनों की रजामंदी शामिल थी। लेकिन सीज फायर की अनाउंसमेंट के बाद भारत की जानिब से यह बयान आना कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये इस बात की निशानदेही करता है, इस बात की वजाहत करता है कि इस पूरे मार्के में, इस जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है पाकिस्तान ने। क्योंकि जो हारता है ये इमोशंस उसके होते हैं, ये बेचैनी उसमें होती है कि जी अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, औकात टकेगी नहीं है उनकी फोर्सेस की, तो कर वो कुछ नहीं सकते। लेकिन ये सिर्फ अपनी आवाम को एक झूठा मंजन भारत में बेचना था मोदी ने, वो उसने बेचा, लेकिन इस मर्तबा भारत में उसकी आवाम ने भी वो मंजन पूरी तरह बाय नहीं किया। और अब मैं समझता हूं कि ये जैसे जैसे पाकिस्तान के खिलाफ भारत में मोदी बात कर रहा है, उसके झूठ खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, और उनके एक्सपोज होने के साथ साथ अब भारत में ये जो मोदी का दौर है, ये मेरे नजदीक ये भी अपने खात्मे की तरफ अब तेजी से बढ़ रहा है। ठीक हो, अच्छा सही है हैदर, अभी आपने जो बात की और लास्ट टाइम भी जो आपकी हमारी जो डिस्कशन हो रही थी, चलें वो उसको ऊपर हम इसको हम जरा एंड के लिए रख लेते हैं। को बेसिकली उसका जो सियासी साख जो बचाने की आप बात कर रहे हैं, या बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि उसका जो एक हेज मनी थी वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई है। अच्छा अभी लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जो फौजी मंसूबा जो महादेव इन्होंने शुरू किया, ऑपरेशन महादेव की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें जो मासूम पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर में इस्तेमाल करना, चले ये तो हम इस पे है, लेकिन इससे पहले वो जो अभी आपने भी डिस्कशन की है और उस पर आपने कहा कि एक पूरी एक लेयर जो थी, डिफेंस लेयर जो थी, वो उसमें से जो थी पहलगाम वाकये में से वो उन्होंने पहलगाम का जो एरिया था वहाँ से उन्होंने उसको रिमूव कर दिया था। उसके ऊपर नो डाउट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो अराइज हुए हैं। लेकिन इसके अंदर आप ये भी तो देखें ना हैदर कि आप इन्होंने जो था श्रीलंका तक के अंदर जो था, इन्होंने ना सिर्फ फ्लाइट्स को रोका बल्कि हमें इनके जो टीवी चैनल्स थे वो मुसलसल एक ही बात जो थे वो कह रहे थे कि यहाँ से जो बंदों ने जो हमला किया है वो यहाँ से वो फरार हुए हैं और वो श्रीलंका पहुंच चुके हैं, और कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर तो उन्होंने 2 जो थी फ्लाइट्स थी उनको बाकायदा तौर पे सील करके तो उसकी तलाशी तक भी ली थी इन्होंने। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी थी, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने प्लान किया था, लेकिन इस मरतबा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो कहते हैं ना कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार दिया उन्होंने। और ये क्योंकि प्लानिंग भी ठीक तरीके से नहीं कर सके, उसकी एग्जीक्यूशन भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद जो भारत में गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने भी जो है वो कुछ देर इंतजार नहीं किया। अभी वहां पर फायरिंग जारी थी, लोगों को कत्ल किया जा रहा था, और गोदी मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी इसके पीछे पाकिस्तानी, ये भारत की पुरानी रवायत है। सही। मैं तो अक्सर भारतीय टीवी चैनल्स पर भी कहता रहा हूँ कि भारत में किसी के घर खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए ना, वो कहते हैं ये भी आईएसए का काम है। सर आप तो बड़ा अंडर द बेल्ट आप हिट कर रहे हैं इस बात पे। नहीं, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। उनको आदत है कि हर चीज का ऊपर पाकिस्तान का इल्जाम लगा दिया जाए। ठीक है। ये मतलब जिस वक्त ये वाकया हुआ, जैसे हम लोगों तक ये खबर पहुंची, यकीनी मतलब मैं हकीकत बता रहा हूँ, हम दोस्तों में आपस में बैठे हुए थे, तो मैंने दोस्त से कहा मैं कि यार ये हो सकता है और आधे पौने घंटे तक ना ये गोदी मीडिया जो ये पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएगा, लेकिन आधा पौना घंटा बहुत ज्यादा वक्त था।
उससे पहले ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया भारत ने। और देखें इसके नुकसानात उठाना पड़े भारत को। क्या नुकसानात हुए? दुनिया जो माजी में भारत का झूठ भी बाय कर लेती थी, दुनिया ने इस मरतबा भारत का झूठ बाय नहीं किया। क्यों? पाकिस्तान ने एक बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से आया था। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, हम एक तो कंडेम करते हैं इस वाकये को, और उसके बाद हम न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अगर भारत ये समझता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो हम न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। आप न्यूट्रल इंक्वायरी करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक हो गया हैदर। अब हैदर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए अब असल में देखें ना, ये पूरी की पूरी जो हमने गुफ्तगू की है, बेसिकली हमने ये बेस बनाई है उस चीज के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जो कि ऑपरेशन महादेव की अगर जो मैं बात करता हूं उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। अगर हम देखते तो आज जो डीजी ISPR की जानब से जो थे वो एक जो है बाकायदा तौर पे एक ब्रीफिंग भी दी गई है, जिसके अंदर वो बताया गया कि 29-30 अप्रैल की अगर मैं बात करता हूं तो 723 पाकिस्तानी जो कि मुख्तलिफ भारतीय जेलों में जो कैद हैं उनके बारे में बताया गया। और अब शुनीद ये है कि इनको जो है जो इनको कत्ल किया जाएगा, इनके फेक एनकाउंटर्स किए जाएंगे। तो क्या आप ये समझते हैं कि क्या ये चीज करने से क्या वाकई ही थोड़ा बहुत भी इनको अटेंशन जो है वो सीख कर सकते हैं? देखें, ये जिस तरह मैंने पहले बताया ना, ये पुरानी भारतीय रवायत है और हम लोगों को अंदाजा था इस चीज का, उनकी इस घटिया सोच का, उनके इस घटिया तरीके का हम लोगों को अंदाजा था। तभी जिस वक्त पहलगाम वाकया हुआ उसके फौरी बाद पाकिस्तान ने इस खदशे का इजहार किया था कि इसमें अब ये फेक एनकाउंटर्स वाला एलिमेंट होगा। लेकिन उस वक्त चूंकि पाकिस्तान ने इतना शोर मचा दिया कि भारत के लिए आसान नहीं था कि वो इस बयानिए को, इस मंजन को जो है वो बेचने के लिए ऐसी कोई हरकत करते। अभी हुआ ये, आप अगर देखें जो 2 रोज कबल भारत के साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम ने जो स्टेटमेंट दी है पहलगाम वाकये से मुताल्लिक, और उसमें मुर्दे इल्जाम उसने भारत को ठहराया है। उससे पहले अगर आप भारत में जो मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, जो एग्जिस्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मनोज सिन्हा की स्टेटमेंट थी कि ये पहलगाम जो है दैट इज अ सिक्योरिटी लैप्स। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये वो चीजें हैं जो भारत में मोदी हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी। वो हर एतबार से इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रही थी। और पाकिस्तान, जिस तरह मैंने पहले कहा, हम लोगों ने पहले से ही क्वेश्चन कर दिया था कि भारत ऐसा कर सकता है। अभी जो हालात बदले हैं भारत के अंदर इस सारे वाकये के बाद, जो लोगों ने ओपनली इसके ऊपर मोदी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया है, बावजूद इसके कि वो लोग समझते हैं कि जो मोदी के भक्त हैं, जो कह लें कि जिनका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, वो लोग इस पर उनको गद्दार कहेंगे, उनकी जो है वो भारत से मोहब्बत के ऊपर सवालात उठाएंगे। लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि इस डर से कि लोग उनकी जो है वो उनको गद्दार कहें, उन्होंने खामोश रहने से मोदी के ऊपर क्रिटिसिज्म को बेहतर समझा। और अब पहलगाम वाकये की बाद जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़प हुई, जो जंग हुई, उसके बाद से आप अभी तक का टाइम देखें तो भारत में टेम्परेचर एंटायरली डिफरेंट है। चिदम्बरम की स्टेटमेंट के बाद तो ये और ओपनली डिस्कस होना शुरू हो गया। और आज देखें भारत में उनकी लोकसभा के अंदर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी बात होना थी। जी बिल्कुल ठीक है। तो आज के दिन ही ये ऑपरेशन महादेव करने का मकसद ये था कि ऑपोजिशन जो है, जो बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है मोदी को, जो कह रही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये दूसरे तीसरे दिन उठता है, कहता है मैंने सीज फायर करवाया है। अब इसने स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए हैं कि 5 जहाज गिरे थे और तुम्हारे अपने लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। भारत के मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जो है वो एक्सेप्ट किया कि भारतीय फजाइया को नुकसान हुआ। इंडोनेशिया में भारत के जो दिफाई अताशी थे कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि भारतीय फजाइया को नुकसान हुआ। तो वहां पर अब नैरेटिव मोदी का बिका नहीं, हालात तब्दील हो रहे थे। ऐसे में उनको जरूरत थी एक ऐसे काम की जिससे थोड़ा सा पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट हो। देखिए ना, सुबह से गोदी मीडिया यही लगा हुआ है कि जी वो जो पहलगाम वाकये में 3 जो लोग मुलव्विस थे उनका एनकाउंटर हो गया, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। जी बिल्कुल। और बिल्कुल, एक दो चैनल्स ने तो कहा जी कि पता चल रहा है कि जो वो फॉरेनर्स हैं, जिससे इस बात का खदशा है कि वो इसका इल्जाम भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर लगाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन भारत में जो माहौल तब्दील हुआ है उसके बाद मोदी ने ये एक और चाल चली है। जैसे माजी करीब में मुंह की खाना पड़ी थी, मैं समझता हूं कि अब भी उसको मुंह की खाना पड़ेगी। ठीक है हैदर, क्योंकि आप भी इस वक्त रास्ते में, आपके पास भी वक्त की कमी है, लेकिन जाते जाते सर मुझे सिर्फ एक आखिरी सवाल का बड़ा छोटा सा जवाब, ये जो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने जो इस्तीफा दिया है, क्या ये भी इसी एक सिलसिले की कड़ी है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि उन्होंने पार्लियामेंट में पहलगाम वाकये के ऊपर बहस करने की इजाजत दे दी थी।
देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली मोदी आगे अब ये देख रहा है कि भारत में जो अप्रोच डेवलप हो रही है इस सारे सिनेरियो के बाद, उसमें आरएसएस भी, आपको पता होगा, जो जी 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 भगवत बिल्कुल। है, मोहन भगवत जो है, वो भी मोदी को बार बार उससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो भी इस्तीफा दे, क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी में ये है कि 75 बरस के बाद कोई शख्स जो है वो इक्तदार पे ना रहे। अब मोदी रवा साल गालिबन 17 सितंबर को वो 75 बरस का हो रहा है, तो उसने अब आपको याद होगा कि जो भारत में मोदी के इक्तदार में आने से कबल जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे लाल मनोहर, वो भी, उनको भी इस वजह से बाद में लोकसभा में मैदान में नहीं उतारा गया था क्योंकि उनकी उम्र 75 बरस से ऊपर हो गई थी। तो अभी आरएसएस जो है वो मोदी को समहाउ प्रेशराइज कर रही है कि तुम 75 बरस के होने वाले हो, अब तुम्हें इस मनसब से खुद को अलग कर लेना चाहिए। और ऐसे में जो अगला नाम सामने आ रहा है वो योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल योगी का, बिल्कुल बिल्कुल मिनिस्टर है। मैं तो मोदी शायद अब ये चाल चल रहा है कि इस जो भारतीय वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने चंद रोज कबल एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैं अगस्त 2027 से पहले कहीं नहीं जा रहा, मैं अपनी टर्म पूरी करके जाऊंगा, उन्होंने अचानक जो इस्तीफा दिया, और ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, जो उन्होंने ट्वीट किया कि मैं मुस्ताफी हो रहा हूं, और साथ उन्होंने अपनी जो हेल्थ है उसको हेल्थ इश्यूज पे। हाँ जी, तो अभी बेसिकली ये ख्याल किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कॉर्नर करने के लिए जो मोदी की रिप्लेसमेंट के तौर पे आरएसएस उसको प्रोजेक्ट कर रही है, और योगी आदित्यनाथ भी खुद को मोदी की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। जिस वक्त मोदी गुजरात का बार बार चीफ मिनिस्टर बन रहा था, तो 2014 के इलेक्शन से पहले मोदी ने खुद की प्रोजेक्शन की थी कि गुजरात का वजीर आला सबसे बेहतर वजीर आला है देश का, और देश के बेहतर वजीर आला को देश का प्रधानमंत्री यानी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हो गया, आपका पॉइंट आ गया। पे योगी चल रहा है, और अभी योगी के उस चीज को कॉर्नर करने के लिए कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि भारत में अब उसको ऑफर किया जाएगा कि वो वाइस प्रेसिडेंट बने, लेकिन योगी है अभी 53-54 साल का। तो अब ये देखते हैं कि योगी भारत में मोदी की इस मूव को जो है वो किस तरीके से टैकल करता है। यकीनी तौर पर वो तो नहीं चाहेगा कि उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, वो एक बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर है और आगे प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए एक अहम उम्मीदवार। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। हैदर आपने इंतहाई तफसील से सारी चीजें जो है वो डिस्कस की, और नाजरीन यकीनी तौर पे अब आपको ये पूरे का पूरा प्लान जो है भारत का, वो अब आपको समझ आ चुका होगा कि बेसिकली भारत जो है वो ये जो उसने ऑपरेशन शुरू किया है वो पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो सामने आए फ्रंट के आगे पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे, लिहाजा वो अपनी जो है छुप छुपा के और झूठे नैरेटिव्स के साथ या झूठी जो बातें कर करके और इस तरह के काम करके पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को ख़राब करने की या पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक कैंपेन चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, और जब भी आप अगर खुदा न खास्ता चीज़ें पूरी होती हैं तो यकीनी तौर पे आपको इन चीज़ों के पहले से ही आपको तमाम बातों का अदराक होगा। नाजरीन, ये तो था हमारा जो पहला जो था एक टॉपिक का जो इशू था जिसके ऊपर हमने आपके साथ डिस्कशन किया। अब दूसरा एक ऐसा मौजू है जो कि यकीनी तौर पर आप तमाम अहबाब के लिए भी जो है ना वो आजकल जो है वो बड़ा हॉट केक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसके लिए वाकई ही यकीनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा एक टची है, और वो है फेक न्यूज़, फेक नैरेटिव्स सोशल मीडिया के ऊपर जो आजकल चल रहा है। जिसका दिल करता है झूठ बोलता है, जिसका दिल करता है वो किसी पर इल्ज़ामात लगा देता है, किसी की पगड़ी उछालना इनके लिए कोई मसला नहीं है, किसी के लिए बात करना इनके लिए कोई मसला नहीं है। और अगर मैं इस पे बात करूं तो बात करने के लिए यानी कि इस टॉपिक पे आने से पहले चले मैं जो अपने जो हमारे मेहमान हैं मैं उनका आपके साथ तारुफ करवाता हूँ। मुकीम अहमद साहब हमारे साथ जो इंग्लैंड से जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ वीडियो लिंक पे हमारे साथ ज्वाइन होंगे। उसके साथ हमारे पास नईम दस्तगीर साहब होंगे जो कि पीपल्स पार्टी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आरफ अब्बासी साहब जो हैं वो हमारे साथ जो है ऑडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद होंगे। तो नाजरीन, सबसे पहली बात जो कि बेसिकली आदिल राजा जो एक करैक्टर है जो कि तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, या आप ये कहते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इनक्लाइन टूवर्ड्स तहरीक इंसाफ है। उन्होंने एक पाकिस्तानी अदारे के हसास अदारे के एक जो है मुलाजम उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, और जब वो रिटायरमेंट के बाद वो मुलाजम जो थे वो इंग्लैंड गए, और वो जाने के बाद उन्होंने उनके ऊपर डेफेमेशन का केस किया। उस पर हम डिस्कस करेंगे वो क्या बना, उसकी वो क्या अभी तक वहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के 2
आप ये कह सकते हैं कि अपना सियासतदान थे, जिनके ऊपर एक यूट्यूबर ने इल्ज़ामात लगाए थे, और उनका जो केस था वो भी वो यूरोप की अदालत के अंदर, इंग्लैंड की अदालत के अंदर जो था वो चल रहा था, और जिसके ऊपर उस यूट्यूबर को अभी सज़ा हुई। इन दोनों इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए, जैसे कि मैंने अपने मेहमानों का जो है वो इंट्रोडक्शन आपसे करवा दिया है। मुकीम अहमद साहब, सर कैसे मजाज हैं आपके सर? हाँ, मेरा ख्याल है कि अभी शायद थोड़ा सा उनका जो है मुकीम अहमद साहब के साथ जो है राब्ता थोड़ा मुनक़ता हो रहा है। नाज़रीन, हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये तमाम के तमाम जो है हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जी नाज़रीन।